प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 3 ऑर्डर्स यानी 3 वर्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके एनुअल एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार से एक और नया सेक्शन ऐड हुआ है 2021 से सेक्शन बी, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसमें 9 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होते हैं जो बेसिकली स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके जो प्रश्न होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इसलिए इसे आप बहुत अच्छी तरह से लर्न करिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल में आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर from the 4th century survived the collapse of Rome and gradually spread to Central and Northern Europe. ईसाई धर्म जो कि 4वीं शताब्दी से रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म था, रोम के पतन के बाद भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। ये जो वाक्य आपको दिया गया है आपके अनुसार सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है। आपको खाली स्थान को भरना है और सवाल क्या है देखिए। डैश emphasized the importance of geography in shaping human history and the need to understand the collective behavior or attitude of groups of people. डैश ने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूहों का व्यवहार और रुख को समझा जा सके। तो ये व्यक्ति कौन थे, उनका नाम आपको बताना है जिन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा इतिहास को पढ़ने पर जोर दिया। और उस व्यक्ति का नाम था मार्क ब्लॉक, यानी कि इस खाली स्थान में आपको मार्क ब्लॉक का नाम भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द टर्म दैट refers to the period in European history between the 5th and the 15th centuries. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कौन सा शब्द 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है? दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि 5वीं सदी से 15वीं शताब्दी के बीच के यूरोप के इतिहास को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मिडिएवल एरा या मध्यकालीन युग, यानी कि 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच का जो काल है उसको यूरोप के इतिहास में मध्यकालीन युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Which term has been used by historians to describe the economic, legal, political and social relationship that existed in Europe in medieval era? मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों ने किस शब्द का उपयोग किया है? और यही मूल तत्व है इस पूरे चैप्टर का। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सामंतवाद, यानी कि इतिहासकारों ने
मध्ययुगीन यूरोप यानी कि 5वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के बीच का जो यूरोप है, उसमें जो आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक संबंध लोगों के बीच स्थापित हुए, इसको वर्णन करने के लिए सामंतवाद शब्द का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है, और क्वेश्चन है, feudalism has been derived from a German word dash which means a piece of land। सामंतवाद जर्मन भाषा के एक शब्द डैश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा। और सही उत्तर है फ्यूड। जर्मन भाषा का एक शब्द है फ्यूड, जिसका मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, और इसी से फ्यूडल और फ्यूडलिज्म यानी कि सामंत और सामंतवाद, इन शब्दों का उदय हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, वहां आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, और वहां आप देखेंगे कि इन वीडियोस के साथ साथ क्लास 11 हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए और भी दूसरे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन एन इकोनॉमिक सेंस, feudalism refers to which type of production which is based on the relationship between lords and peasants। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद किस उत्पादन को इंगित करता है, जो सामंत और कृषकों के आपसी संबंधों पर आधारित था। यानी कि अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें, तो सामंत और कृषकों का जो संबंध था आपस में, वो किस चीज के उत्पादन के कारण था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कृषि उत्पादन के कारण, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन के कारण, या फिर ट्रेड यानी कि व्यापार के कारण, या आपके नजर में ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त तीनों ही चीजें आर्थिक संदर्भ में सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित था, ये बताना है। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर है ए, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि उन दिनों कृषि उत्पादन एक बहुत ही मजबूत आधार हुआ करता था अर्थव्यवस्था का, और कृषक और सामंत दोनों कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। चलिए अगला सवाल करते हैं, जो एक ट्रू और फॉल्स है। यहाँ आपको एक सेंटेंस मिलेगा, और उस सेंटेंस को देख करके आपको ये बताना है कि आपकी नजर में ये सही है या गलत। और सेंटेंस है, द पीजेंट्स परफॉर्म्ड लेबर सर्विसेज फॉर द लॉर्ड्स who in exchange provided military protection। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, और बदले में वे यानी कि लॉर्ड कृषकों को सैनिक सुरक्षा देते थे। आपके विचार से ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू यानी कि सत्य है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। When feudalism emerged as an established way of life in large parts of Europe, यूरोप के अनेक भागों में जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति कब से माना जाता है? और सही उत्तर है 11वीं शताब्दी या उसके बाद से यूरोप में सही मायने में सामंतवाद की उत्पत्ति और विकास देखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, Which Germanic tribe gave their name to Gaul, making it France? जर्मनी के किस जनजाति ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बनाया? यानी कि गॉल एक स्थान का नाम था, और जर्मनी की एक जनजाति थी जिसने यहाँ के लोगों को अपना नाम दिया, और उसी पर फ्रांस देश का नाम पड़ा। तो सही उत्तर है, उस जनजाति का नाम था फ्रैंक। फ्रैंक जनजाति ने गॉल को अपना नाम यानी कि फ्रैंक दिया, और वही
फ्रांस देश कहलाया। आज जर्मन जो जनजाति है उसने जो ये नाम दिया था उसी के आधार पे फ्रांस बना। और आपको पता है कि फ्रांस का जो करेंसी है उसे भी हम फ्रैंक के नाम से जानते हैं और वहां के लोग फ्रेंच कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड which in the 11th century was conquered by a duke from the French province of Dax। एक संकरे जलमार्ग के पास स्थित इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत डैस के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। तो ये जो दोनों द्वीप थे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को, इनको 11वीं शताब्दी में फ्रांस में एक प्रांत यानी कि फ्रांस का एक राज्य था जिसके राजकुमार ने जीत लिया था। तो उस प्रांत यानी कि राज्य का नाम आपको बताना है और सही उत्तर है नॉर्मंडी। तो फ्रांस में एक प्रांत है नॉर्मंडी, वहां का जो राजकुमार था उसने 11वीं सदी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीता था। बच्चों, इस वीडियो के अंत में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में 11th क्लास के हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो जब आप उनको खोलेंगे तो सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करके अपने फोन में या अपने लैपटॉप में या फिर अपने टैब में सेव कर लें ताकि आपको बार बार अलग अलग चैप्टर्स को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थानों को जाना ना पड़े। आपको एक ही जगह ये सारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसके सारे वीडियोस डाउनलोड जरूर कर लें, इससे आपको याद करने में काफी सुविधा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। When Pope Leo III crowned Charlemagne as Holy Roman Emperor। कब पोप लियो तीसरे ने शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट के रूप में ताज पहनाया? और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस हैं 600 ईस्वी में, 700 ईस्वी में, 800 ईस्वी में या फिर 900 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 800 ईस्वी में। पोप लियो थर्ड ने 800 ईस्वी में शार्लमैन को रोमन सम्राट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि एक रीराइट द सेंटेंस करेक्टली है। ऑब्जेक्टिव टाइप में यह भी प्रश्न पूछा जाता है। एक गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको सही तरीके से लिखिए। और सेंटेंस जो हमें सही करना है वो है प्रीस्ट्स प्लेस्ड देमसेल्व्स इन द सेकंड ऑर्डर एंड नोबल्स इन द फर्स्ट। पादरियों ने स्वयं को दूसरे वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को प्रथम वर्ग में रखा था। ये एक गलत सेंटेंस है। तो फिर सही सेंटेंस क्या है? ये है सही सेंटेंस। Priests placed themselves in the first order and nobles in the second। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेम द टर्म यूज्ड फॉर द हाउस ऑफ ए लॉर्ड। लॉर्ड के घर के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम बताइए। आपको पता है लॉर्ड जो होते थे उनके पास बहुत सारा जमीन होता था और उस जमीन के बीच में वो अपना घर बनाते थे और वहीं वो रहते थे। तो आपको ये बताना है कि लॉर्ड का जो वो घर होता था उसे क्या कहते थे। तो उसका सही उत्तर है मैनर। लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाई द मैनर could not be completely self-sufficient। मैनर पूरी तरह से आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते थे? यानी कि लॉर्ड के जो घर होते थे उनके चारों ओर बहुत सारा जमीन होता था, खेती होती थी, बाकी सारे काम होते थे, लेकिन इन सब के बावजूद ये मैनर यानी कि लॉर्ड का जो घर था वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते थे। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी कि इसका उत्तर एक लाइन में आपको लिखने की आवश्यकता होगी। तो इसका क्या कारण था? देखिए, इसका कारण था बिकॉज सॉल्ट
millstones and metal were had to be obtained from outside source, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट यानी कि आटा पीसने के लिए और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। नमक मेनर में नहीं बनता था, चक्की के लिए पाट वहां नहीं बनते थे और धातु के बर्तन भी वहां नहीं बनते थे। ये सब चीजें बहुत जरूरत की चीजें थी, लेकिन उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता था, इसलिए मेनर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 15 अगेन एक फिल इन द ब्लैंक है। The Lord gave the knight a piece of land called Dash and promised to protect it. लॉर्ड नाइट को भूमि का एक भाग जिसे डैश कहा जाता था देता था और उसकी रक्षा करने का वचन भी देता था। तो लॉर्ड अपने नाइट को, यानी कि उसका जो सेनापति होता था उसको लोग नाइट कहते थे, तो लॉर्ड अपने नाइट को जो एक भूमि का हिस्सा देता था उसे क्या कहते थे? और उसे कहते थे फीफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आज ये 15 क्वेश्चन हमने याद किए। इनको अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।